हेलो नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी का ऑनलाइन सारथी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, आभार। मैं आपके बीच राम सैनी और हमेशा की तरह आज मैं आप सभी के बीच में लेकर आया हूं सामान्य विज्ञान की अगली क्लास और उसमें हम पढ़ने वाले हैं। आज का जो टॉपिक हमारा रहने वाला है वो रहने वाला है पोषण, यानी हम बात करेंगे न्यूट्रिशन की। सर हम बात करने वाले हैं पोषक तत्वों की, जिन पोषक तत्वों की हमारे शरीर में आवश्यकता होती है आज हम उनकी ही बात करेंगे। हमने पढ़ा था बेटा, हमने स्टार्ट किया था कोशिका से और हमने पढ़ा था पाचन तंत्र, हमने पढ़ा था तंत्रिका तंत्र। और पाचन के अंदर हम पढ़ के आए थे कि हम जो सारी चीजें खा रहे हैं उनका हमारे शरीर में पाचन कैसे होता है, अवशोषण कैसे होता है। लेकिन आज अपन बात करेंगे कि पोषक तत्व कौन कौन से हैं, क्योंकि वहां पे अपन ने बात की थी कि हम खा रहे हैं मंचूरियन, हम खा रहे हैं गुलाब जामुन, हम खा रहे हैं पिज्जा। क्या इन सभी में पोषक तत्व है या नहीं, उन सभी की आज बात करेंगे कि तो फिर पोषक तत्व कौन से हैं, कौन कौन से पोषक तत्वों के अंतर्गत आते हैं और कौन कौन सी चीजें हमें खानी चाहिए। यानी कौन कौन सी चीजें जो हम खा रहे हैं वो हमारे लिए लाभदायक हैं और कौन सी हानिकारक है। उन सभी चीजों के बारे में, उन सभी तत्वों के बारे में, उन पोषक तत्वों के बारे में आज अपन बात करेंगे। और जो सारी चीजें अपन खा रहे हैं पी रहे हैं, क्या उससे हमें ऊर्जा मिलती है या नहीं मिलती है। तो आज इस टॉपिक के अंदर भाई अपन बात करने वाले हैं पोषण और पोषक तत्वों के बारे में। तो लास्ट तक बने रहिए और जो न्यूट्रिएंट्स यानी न्यूट्रिशन का जो टॉपिक है अपने सिलेबस में वो पूरा करेंगे अपन। तो अपन स्टेप बाय स्टेप चलेंगे भाई सारे पोषक तत्वों को लेते हुए। और सबसे पहले अपन पढ़ते हैं पोषण के बारे में। हमेशा की बाती जो अपना टॉपिक रहता है हम सबसे पहले उसकी क्या पढ़ते हैं भाई, सामान्य जानकारी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? सामान्य जानकारी पढ़ते हैं। तो तैयार हो भाई सभी? सभी तैयार हो क्या मेरे दोस्तों? तो अपन स्टार्ट करने वाले हैं न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन के साथ साथ एनर्जेटिक भी होना है। आपको एक्टिव होके पढ़ना है, फुल कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ना है, फुल मेहनत के साथ पढ़ना है, क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं पोषक पदार्थ यानी पोषक तत्वों के बारे में। तो हेडिंग लगाओ भाई सभी। हेडिंग लगाएंगे सभी पोषक पदार्थ या पोषण के बारे में। क्या लगाएंगे? सबसे पहले हेडिंग लगाओ आप पोषण। और बढ़िया तरीके से भाई नोट्स बनाना है साथ साथ। पोषण और पोषण के बारे में सबसे पहले अपन ये पढ़ने वाले हैं उसकी सामान्य जानकारी के बारे में। तो देखो भाई, अपन बात करते हैं कि हम जो भोजन को अपने शरीर के अंतर्गत यानी अंदर की तरफ ग्रहण करते हैं, उस भोजन के अंदर कौन कौन से अवयव होते हैं। यानी हम बात करें कि छोटी क्लासों में हम पढ़ के आए हैं संतुलित भोजन के बारे में और संतुलित भोजन के अवयव के बारे में। तो कौन कौन से संतुलित भोजन के अवयव है जो इस भोजन के अंदर आते हैं और जिसको हम हमारे शरीर के अंदर ग्रहण करते हैं तो उससे हमें ऊर्जा मिलती है। क्या यह ऊर्जा हमारे शरीर के लिए या हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है? हाँ, यह ऊर्जा यानी कि जो पोषण पदार्थ होते हैं, पोषक पदार्थ जिससे हमें एनर्जी मिलती है, वो हमारे कहीं ना कहीं किससे जुड़े हुए हैं भाई? हमारे स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं। अगर पोषक पदार्थों की जगह पर आप कुछ गंदे पदार्थ यानी जो आजकल मार्केट में चल रहे हैं भाई, जिससे हमारे शरीर को नुकसान होता है, क्या उनसे भी एनर्जी मिलती? नहीं, उनसे कतई एनर्जी नहीं मिलती है। वो हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। तो सर पोषण पदार्थ होते कौन कौन से हैं? तो वही तो हम पढ़ने वाले हैं पोषक पदार्थों के बारे में। तो उससे पहले सामान्य जानकारी में पढ़ेंगे कि पोषण होता क्या है। तो भाई देखो, हम हमारी बात करें या जीव जंतुओं की बात करें, पेड़ पौधों की बात करें, सबके लिए, सबको जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? भोजन की आवश्यकता होती है। और भोजन उनके शरीर में जाने के बाद उपापचयी क्रियाएं होती है, मेटाबॉलिज्म होता है। और इन सभी क्रियाओं के चलने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो हम बात वही करते हैं कि ये ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है। तो ऊर्जा पोषण से यानी इन पोषक पदार्थों से मिलती है। तो सामान्य जानकारी में सबसे पहले आप लिखेंगे कि सभी जीवों को जीवित रहने के लिए या उनके शरीर में होने वाली उपापचयी क्रियाओं को सही तरीके से चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो लिखे कि सभी जीवों को, नोट्स में लिखना है भाई सबसे पहले बेसिक लाइन की सर, सभी जीवों को
जीवित रहने के लिए जीवित रहने के लिए तथा जीवित रहने के लिए तथा शरीर में होने वाली उपापचयी क्रियाओं, कौन सी क्रियाएं? कि शरीर में होने वाली उपापचयी क्रियाओं को सही तरीके से चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो लिखो इसमें, सही तरीके से चलाने के लिए हमें ऊर्जा किसकी आवश्यकता होती है? भाई ऊर्जा यानी एनर्जी की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? एनर्जी की आवश्यकता होती है। ये लो भाई, एनर्जी की आवश्यकता हमें होती है। इसके बाद बात करें कि यह ऊर्जा हमें भोजन में उपस्थित पोषक पदार्थों से प्राप्त होती है। कहाँ से प्राप्त होती है? यह ऊर्जा हमें भोजन में उपस्थित पोषक पदार्थों से प्राप्त होती है। तो नोट्स में लिखो कि सर यह ऊर्जा हमें पोषक पदार्थों से प्राप्त होती। ये लो, तो ये ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होती है? पोषक पदार्थों से। तो इस प्रकार भाई हम कह सकते हैं कि भोजन से पोषक पदार्थों को प्राप्त करके प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं सर पोषण। क्या कहते हैं हम? पोषण कहते हैं। तो यही तो हमें नोट्स में लिखना है कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि भोजन से पोषक पदार्थों को हमारे शरीर में कोशिकाओं तक पहुंचाने की प्रक्रिया। लिखो इसमें कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारे शरीर में पोषक पदार्थों को कोशिकाओं तक पहुंचाने की प्रक्रिया को ही पोषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोषण कहा जाता है। तो पोषण की प्रक्रिया समझ में आई ना भैया आप सभी को? कि पोषण की प्रक्रिया में क्या होता है कि भोजन को यानी भोजन से पोषक पदार्थों को प्राप्त करके कोशिका के पास में पहुंचाना। क्योंकि कोशिका भी जीवित कैसे रहेगी? ऊर्जा के माध्यम से, भोजन के माध्यम से। हम भी भोजन के माध्यम से ही जीवित रहते हैं। भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है। ठीक है जी। हाँ, अब बात करते हैं कि जिस भोजन के बारे में, यानी जिस भोजन को हम खाते हैं उस भोजन के अंदर सर क्या क्या होता है। तो वो तो आप लोगों को पता होगा कि आप कैसा भोजन खाते हैं और उसके अंदर क्या क्या छुपा हुआ होता है। हाँ, कि सर सुबह में अलग भोजन खाते हैं, दिन में अलग भोजन खाते हैं, रात में अलग भोजन खाते हैं, दोस्तों के साथ होते हैं तो अलग भोजन खाते हैं। तो क्या इन सब के अंदर भी पोषक पदार्थ होता है? तो ये तो भाई आप लोगों को ही पता होगा ना कि आप लोग क्या खा रहे हो। तो आपको परख करनी है उसमें कि हम जो भोजन खा रहे हैं वो पोषक पदार्थ यानी उसके अंदर संतुलित भोजन के अवयव है या नहीं है। वो सारी की सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि खराब खाओगे तो पछताओगे, और पछताने के बाद क्या होगा? सब कुछ डिस्टरबेंस होगा, पढ़ाई भी डिस्टर्ब होगी आपकी।
तो इसलिए अच्छा खाना है, अच्छा रहना है, अच्छा पढ़ना है और स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है। ठीक है जी। तो बात करते हैं भाई अपन कि जिस भोजन का हम सेवन करते हैं उसके अंदर अनेक रासायनिक तत्व होते हैं, और उन रासायनिक तत्वों को ही हम क्या कहते हैं कि सर उनको हम पोषक तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? तो हमने पोषण की बात की है, अब बात करते हैं पोषक तत्वों के बारे में। तो क्या लिखेंगे अपन कि जिस भोजन का हम सेवन करते हैं, यानी जिस भोजन का, नोट्स में लिखना भाई कि जिस भोजन का हम सेवन करते हैं, जिस भोजन का हम सेवन करते हैं उसमें अनेक रासायनिक तत्व होते हैं। क्या होते हैं? उसमें उसमें अनेक रासायनिक तत्व होते हैं। क्या होते हैं भाई? उसके अंदर अनेक रासायनिक तत्व होते हैं, और इन रासायनिक तत्वों को, अनेक रासायनिक तत्व होते हैं, इन रासायनिक तत्वों को पोषक क्या कहा जाता है भाई? इन रासायनिक तत्वों को पोषक तत्व या पोषक पदार्थ, पोषक तत्व कहते हैं। चलो, तो पोषक तत्व और पोषण, इन दोनों की आपको परिभाषा समझ में आ गई होगी। हम बात करते हैं कि सर ये पोषक तत्व होते कौन कौन से हैं। भाई ये पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं उसके बारे में अगर अपन बात करें तो, और इनके कार्य क्या क्या होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि इन पोषक तत्वों के कार्य भाई अलग अलग होते हैं। इन सभी पोषक तत्वों के कार्य इन सभी पोषक तत्वों के कार्य अलग अलग होते हैं। कैसे होते हैं भाई? इन सभी पोषक तत्वों के कार्य अलग अलग होते हैं। किस प्रकार के होते हैं कि सर ये पोषक तत्व अलग अलग कैसे काम करते हैं? तो सबसे पहले अपन ये जानेंगे कि यह पोषक तत्व होते कौन कौन से हैं। ये पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं? तो अब आपको क्या करना है? टेबल बनानी है। क्या बनानी है भाई? टेबल बनानी है। और उस टेबल में क्या लिखना है? अपने को पोषक तत्वों के नाम लिखने हैं। तो लिखो कि पोषक तत्व पोषक तत्व, और अच्छे से आपको ये इंडेक्स बनानी है। इसमें सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे भाई? सबसे पहले अपन लिखते हैं कि सर इसमें कार्बोहाइड्रेट आ जाता है। क्या आ जाता है? कार्बोहाइड्रेट। ये लो, ये आ गया कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के बाद अगर अपन बात करें तो उसके अंदर आ जाता है भाई वसा। क्या आ जाता है? वसा आ जाता है। वसा, ये लीजिए भाई वसा। उसके बाद अगर अपन बात करें तो इसके अंदर प्रोटीन को शामिल किया जाता है। किसको शामिल किया जाता है? प्रोटीन को शामिल किया जाता है। और प्रोटीन को शामिल करने के बाद अगर अपन बात करें कि इसको अपन इसमें विटामिन को भी ले लेते हैं। किसको ले लेते हैं? विटामिन को ले लेते हैं। विटामिन के अलावा इसके अंदर क्या आ जाता है भाई? इसके अंदर खनिज पदार्थ आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? खनिज पदार्थ, जिनको अपन क्या कहते हैं? मिनरल्स कहते हैं। और इनके अलावा इसमें जल जल को भी इंक्लूड किया जाता है। किसको इंक्लूड किया जाता है? जल को भी इंक्लूड किया जाता है। हाँ। अब बात करें भाई, लो भाई इंग्लिश लिख देते हैं इसकी कि इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट। इसको अपन कहते हैं फैट। क्या कहते हैं? फैट। और ये आ गई आपकी प्रोटीन। इसको कहते हैं विटामिन। क्या कहते हैं भाई? विटामिन कहते हैं। खनिज लवण को क्या कहते हैं? खनिज लवण को कहते हैं मिनरल्स कहते हैं। पानी को क्या कहते हैं भाई? पानी को कहते हैं वाटर। क्या कहते हैं सर? वाटर, H2O कहते हैं। शादी में जाते तब कहते हैं ना
ऐसे तो बेटे पानी पानी करते नहीं, वाटर लेके आना, वाटर लेके। हाँ, बड़े बेटे अंग्रेज बड़े घूमते हैं। रहना तो अपने को यही है ना भाई, राजस्थान की धरा से जन्मे हैं तो राजस्थान की धरा में ही घुल मिल जाना है और राजस्थानी भाषा के साथ लुप्त से मजे उठाने हैं, क्योंकि अपनी जो राजस्थानी भाषा है भाई अलबेली है, अलबेली है और इसके अंदर खूब सारी विविधताएं भी है। हाँ, तो इसी का हमें फायदा उठाना है कि खान पान में भी विविधता है, खान पान में भी विविधता है, संस्कृति में भी विविधता है, पहनावे में भी विविधता है, भाषा में भी विविधता है। हाँ, खूब तरह की बोलियां भी बोलते हैं। हाँ, तो अपने राजस्थान भाई बिल्कुल फेमस है कि और राजस्थान है प्रधान, कणी कणी थे डायलॉग बोलो कि नहीं बोलो, तो वही बात है। तो अपन इसलिए सारी चीजें पढ़ रहे हैं भाई, क्योंकि अपन राजस्थानी है तो अपने को क्या है कि एक चीज से अपन क्या है कि अपना मन नहीं भरता है, तो अपन हिंदी भी पढ़ रहे हैं, इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं, बीच बीच में अपन मारवाड़ी राजस्थानी सारी भाषाएं यूज करते हैं, उससे भाई समझ में बढ़िया आता है। क्योंकि मैं भी हिंदी मीडियम से ही हूँ, हालांकि अब मेडिकल सर्विसेज में जाने के बाद इंग्लिश मीडियम में हो गया, लेकिन मुझे मारवाड़ी में है और हिंदी में पढ़ना ही बढ़िया लगता है। हाँ, तो बात करते हैं भाई अपन की पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं। तो सर पोषक तत्व हमने अभी लिखे हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा होती है, प्रोटीन होता है, विटामिन होता है, खनिज लवण होता है, और जल की बात करें तो ये सब के सब किस में आ जाते हैं, यह पोषक तत्वों के अंदर आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं, यह पोषक तत्वों के अंदर आ जाते हैं। अब अगर अपन बात करें भाई कि इन पोषक तत्वों में कुछ जो होते हैं भाई हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, तो हमारे शरीर को ऊर्जा कौन प्रदान करते हैं, तो अगर हम बात करें कि कार्बोहाइड्रेट और वसा, तो ये तो हमारे शरीर को क्या करते हैं भाई, शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। क्या करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं। और अगर मैं बात करूं प्रोटीन और विटामिन की, किसकी बात करूं, अगर मैं बात करूं प्रोटीन और विटामिन की, तो प्रोटीन और विटामिन क्या करते हैं, ये हमारे शरीर के निर्माण में सहायक होते हैं। क्या होते हैं, यह हमारे शरीर के निर्माण में सहायता करते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं कि मिनरल्स की बात करूं, मिनरल्स की बात करें और जल की बात करें, तो वो क्या करते हैं, ये मिनरल्स और ये जल, ये रोगों से बचाते हैं। किससे बचाते हैं, रोगों से बचाते हैं। तो अब अपन बात करेंगे भाई कार्बोहाइड्रेट के बारे में। सबसे पहले जो अपन पढ़ने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में, तो हेडिंग लगाएंगे सभी कार्बोहाइड्रेट। क्या हेडिंग लगाएंगे, कार्बोहाइड्रेट। तो हेडिंग लगाओ भाई कार्बोहाइड्रेट। क्या लगाओगे, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। हाँ, और इसको अपन क्या कहते हैं इंग्लिश में, तो इंग्लिश में गुरुजी एक ही बात है कि आप हिंदी में लिखो या इंग्लिश में कार्बोहाइड्रेट। तो ये आ गया भाई अपना कार्बोहाइड्रेट। और अब अपन बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। हाँ, कि कार्बोहाइड्रेट के अंदर सर हमने सुना था कि गर्मियों के अंदर हम बिल्कुल थके हुए रहते हैं, पसीना आया हुआ रहता है, तो हम जाके सीधे गन्ने का जूस पी लेते हैं, और वह गन्ने का जूस इतना मीठा होता है कि हमें तुरंत एनर्जी देता है। क्या देता है, तुरंत एनर्जी देता है। इसलिए मैंने अभी लिखाया था कि कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। हाँ सर, इसके अलावा भी तो और भी हमने सुना है। हमने क्या सुना है इसके अलावा, कि अगर आप बिल्कुल थके हुए हो तो उस समय अगर आपको एक किट कैट मिल जाती है, और किट कैट के अंदर क्या होता है, वह मीठी होती है, और मीठा अगर अपन तुरंत खाते हैं उसी टाइम तो हमें एनर्जी मिलती है, तो वो भी तो सर कार्बोहाइड्रेट है। हाँ, तो जितना भी मीठा है सभी मीठे को, गुलाब जामुन की बात करें, रसगुल्ले की बात करें, सबको अपन किस में इंक्लूड करते हैं, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो बात करते हैं अपन की कार्बोहाइड्रेट के अंदर क्या क्या आ जाता है। तो इसके अंदर भाई कार्बन आ जाता है, हाइड्रोजन आ जाता है, और ऑक्सीजन आ जाता है।
तो इनके अनुपात से मिलकर जो यौगिक बनता है उसको क्या कहा जाता है, उसको कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। और इनके अनुपात की अगर अपन बात करें तो वो क्या होता है, 1:2:1 होता है। तो देखो क्या लिखना है सबसे पहले नोट्स में कि कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के अनुपात से मिलकर कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के अनुपात से मिलकर जो यौगिक बनता है, कौन बनता है भाई, यौगिक बनता है, यौगिक बनता है, उसे उसे क्या कहते हैं, उसे कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। अब अपन इसके अनुपात की बात करें कि भाई हमने कहा कि इन तीनों के अनुपात की, तो इन तीनों के अनुपात में क्या आ जाता है, तो अगर हम भाई बात करें ना नॉर्मल स्ट्रक्चर की, तो हमने कहा कि अनुपात आ जाता है 1:2:1। तो ये अनुपात अगर आपको ऑप्शन में मिले तो आप समझ लेना वहां पे कार्बोहाइड्रेट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, कार्बोहाइड्रेट की। और यहाँ पे आपने फॉर्मूला सुना होगा C6H12O6, ठीक है ना। तो यहाँ से 6 × 6 6×2 12 और 1, यानी ये 1:2:1 इसी से बना है भाई, इस रासायनिक सूत्र से बना है। किससे बना है, ये रासायनिक सूत्र जो है इससे ही बना है ये अनुपात। तो आपको यह याद रखना है भाई कि यह फॉर्मूला यानी ये अनुपात कैसे बना है, तो C6H12O6 से मिलकर के बना है। यानी अगर हम बात करें कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अनुपात से जो यौगिक बनता है उसको क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। इसके बाद बात करें अपन कार्बोहाइड्रेट के मुख्य कार्य की, तो कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य, कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य सर अभी हमने पढ़ा था कि हमारे शरीर को क्या देता है, कि हमारे शरीर को ये मुख्य कार्य है कि ये सर प्रतिदिन प्रतिदिन शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। ये लो भाई, तो ये इसका हो गया कार्य। अब अगर अपन बात करें कि सर हम जो भोजन खाते हैं, यानी हम जो कुछ खा रहे हैं तो वहां से वो ऊर्जा बनती है, तो हाँ वो एनर्जी के फॉर्म में बन जाती है और वहीं से हमें ऊर्जा प्रदान मिलती है, यानी ऊर्जा मिलती है। इसके बाद अगर अपन बात करें कि सर इसकी मात्रा जो है भाई हमारे भोजन में यानी आहार में सर्वाधिक होती है, और कितनी होती है, तो हमारे शरीर की लगभग 55 से 65% ऊर्जा की पूर्ति किससे होती है भाई, कार्बोहाइड्रेट। इसलिए आपको पता होगा कि अब कार्बोहाइड्रेट कितना महत्वपूर्ण है। तो लिखो इसमें कि इसकी मात्रा यानी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा आहार में सर्वाधिक होती है। क्या लिखोगे, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा आहार, आहार यानी भोजन, आहार में सर्वाधिक होती है। सर्वाधिक तो होती है पर होती कितनी है, तो हमने कहा हमारे शरीर की लगभग, हमारे शरीर की लगभग 55 से 65%, कितना परसेंट, 55 से 65% ऊर्जा की पूर्ति कार्बोहाइड्रेट से होती है। किससे होती है, 65% ऊर्जा की पूर्ति
ऊर्जा की पूर्ति कार्बोहाइड्रेट से होती है। ये लो भाई, तो ये अपने को पता चल गया। अब अपन बात करते हैं कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो कितनी होती है, तो वो लगभग 4.2 किलो कैलोरी होती है। कितनी होती है? 4.2 किलो कैलोरी होती है। तो लिखो कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के द्वारा 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से उत्पन्न ऊर्जा 4.2 किलो कैलोरी होती है। ये लो भाई, कितनी होती है भाई? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के द्वारा 4.2 किलो कैलोरी होती है। अब अपन बात करते हैं कि सर यह हमारे शरीर में ऊर्जा देता है, तो ये हमारे शरीर में अगर ऊर्जा देता है तो हम ऐसा क्या खाए कि हमें कार्बोहाइड्रेट मिल जाए, कि ऐसा क्या खाए कि हमें कार्बोहाइड्रेट मिल जाए। तो हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के स्रोत के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? कार्बोहाइड्रेट के स्रोत। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत। तो इसके स्रोत में भाई क्या क्या लिखेंगे अपन? तो देखो, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत की अगर अपन बात करें तो इसमें आ जाता है कि जो जितने भी अनाज होते हैं, सभी अनाज की बात करें, गेहूं, चावल, मक्का, जौ। इसके अलावा मीठे पदार्थों की बात करें तो शहद आ जाता है सर, गन्ना आ जाता है, गुड़ आ जाता है, शक्कर आ जाती है। शक्कर घनी फाका मारिया सर बचपन में, तो शक्कर खाई थी ना भाई, चीनी खाई कि नहीं खाई, उसकी बात कर रहे हैं। उसके अलावा अमरूद आ जाता है, केला आ जाता है। हाँ, तो ये सारी की सारी चीजें जो है भाई क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट के स्रोत है। कि सर अब आज आपने ये सारी चीजें बता दी है, तो आज से हम इन सब चीजों को क्या करेंगे, खत्म, हम फिनिश करने का काम करेंगे। नहीं भाई, इतनी ज्यादा भी मीठे पदार्थ नहीं खाने हैं, ठीक है? क्योंकि उसके अंदर शुगर की मात्रा होती है, और शुगर हो गया आपको, गड़बड़ हो जाएगा। तो कार्बोहाइड्रेट की अगर बात करें कि इसके जो स्रोत होते हैं भाई, वो स्वाद में मीठे भी होते हैं, और मीठे पदार्थ हमें बहुत पसंद है सर। शादी में जाते ही सबसे पहले मीठा खाते हैं, उसके बाद हम स्पाइसी की बात तो बाद में करते हैं कि सर सब्जी और रोटी तो घर पे भी खाते हैं। शादी में किस लिए गए थे? मीठा खाने के लिए। बेटा आज से अब बात करेंगे कि शादी में गए थे कार्बोहाइड्रेट खाने के लिए। क्या खाने के लिए गए थे? कार्बोहाइड्रेट खाने के लिए। तो जो वेटर होता है उसको कहना कि गुलाब जामुन की जगह क्या कहोगे? कार्बोहाइड्रेट लेके आना। क्या लेके आना भाई? कार्बोहाइड्रेट लेके आना। तो उसको समझाना भाई, नहीं तो वो तो कुछ और कह देगा आपको कि ये क्या होता है, ये तो बनाया नहीं। फिर बात करें अपन, देखो कि स्रोत में क्या क्या लिखना है, तो इसमें लिखो सभी अनाज। क्या लिखोगे? सभी अनाज। सभी अनाज में क्या क्या? जैसे कि गेहूं आ गया। क्या आ गया? गेहूं आ गया, मक्का आ गया, मक्का, जौ आ गया, चावल आ गया, ठीक है ना? तो ये सभी कार्बोहाइड्रेट के स्रोत होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, केला आ जाता है। इसके अलावा और क्या बात करें हम? इसके अलावा अमरूद आ जाता है सर, अमरूद आ गया। इसके अलावा गन्ना आ गया। फिर सर गुड़ भी है हमारे किचन में, उसका भी नाम लो सर। शक्कर आ जाती है, शक्कर, या जिसको अपन क्या कहते हैं, चीनी कहते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें किस में आ जाती है? कार्बोहाइड्रेट के इसके अंदर, ठीक है भाई, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत में आ जाती है। ईटीसी, यहाँ पीछे बची हुई जो तुम्हारे पसंद की ईटीसी यानी आदि में आ गई। तो इन सभी को क्या कहते हैं भाई? इन सभी को हम क्या कहते हैं? शर्करा, यानी क्या कहते हैं कि इन्हें शर्करा, शर्करा यानी कि शुगर, शुगर भी कहते हैं, शर्करा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें शुगर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शुगर भी कहते हैं। इसके अलावा अगर अपन बात करें कि सर ये स्वाद में कैसे होते हैं, तो ये स्वाद में, ये स्वाद में, ये स्वाद में कैसे होते हैं भाई? मीठे होते हैं। कैसे होते हैं? मीठे होते हैं। कार्बोहाइड्रेट स्वाद में कैसे होते हैं? मीठे होते हैं। तो ये थे भाई कार्बोहाइड्रेट के स्रोत की बात कर रहे थे अपन। किसकी बात कर रहे थे? कार्बोहाइड्रेट के स्रोत की बात कर रहे थे। अब अपन बात करते हैं भाई
कि कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं। देखो दोस्तों, अगर आप, मैं ऐसे नहीं कह रहा कि आप सामान्य विज्ञान की क्लास मेरी लो, आप सामान्य विज्ञान को बुक में से भी पढ़ सकते हो। बुक के अंदर आपको एक सीरीज में नहीं दिया हुआ रहता है, ठीक है ना। सीरीज में कैसे नहीं दिया हुआ रहता है, मैं आपको एक कॉमन बेसिक चीज बता रहा हूँ थोड़ा सा बीच में, कि अगर आप कोई भी बुक से भी अगर सामान्य विज्ञान पढ़ रहे हो तो इसका एक तरीका होता है पढ़ने का। क्या तरीका होता है? ये तरीका वही होता है जो मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ उस तरीके से। यानी कि अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो, कोई भी अगर आप टॉपिक पढ़ते हो तो उस टॉपिक को पढ़ने का तरीका होता है। अभी क्या होता है उस टॉपिक को पढ़ने का तरीका, कि सबसे पहले आपको उस टॉपिक के बारे में यानी उसकी सामान्य जानकारी पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सामान्य जानकारी पता होनी चाहिए। उसके बाद ये पता होना चाहिए कि यह टॉपिक यानी जो चीज़ पढ़ रहे हैं वो काम क्या करती है, वो काम क्या करती है। और दूसरे बात कि अगर हम जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं तो हमारे शरीर से बायोलॉजी से संबंधित हैं, तो वो हमारे शरीर में क्यों जरूरी है, हमारे शरीर में क्यों जरूरी है, क्या इसके बिना अपन रह नहीं सकते कि नहीं रह सकते, तो उसका रीजन पता चल जाएगा। इसके बाद कुछ चीज़ें आप ऐसी पढ़ोगी जिसमें प्रकार दिखाई देगा कि ये इतने प्रकार की होती है, इसके इतने भाग होते हैं, इसमें इतने लोब होते हैं, इसका ये क्लासिफिकेशन होता है, यानी कि इसके वर्गीकरण के बारे में भी पढ़ते हैं अपन। तो ये सारी सारी चीज़ें सिस्टमेटिक अगर आप पढ़ते हो, आप कोई भी किताब में पढ़ोगे तो ऐसे वे में नहीं दिया हुआ रहता, आपको सिस्टमेटिक वे में नहीं दिया हुआ रहता। ये सारी चीज़ें पढ़नी है। उसके बाद आपको पढ़ना है कि वो आखिर वो चीज़ किससे बनी हुई, यानी उसकी बनावट के बारे में पढ़ना है। और उसके बाद हम उस चीज़ को देखेंगे, यानी उसका चित्र देखेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसकी थ्योरी पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो है भाई टॉपिक पूरा क्लियर होता है। कोई भी टॉपिक को ले लो आप, यहाँ पे मान लो मैंने अगर हड्डियों की बात भी कर लूँ, लेटेस्ट टॉपिक अस्थियाँ पढ़ाई, अस्थियों की सामान्य जानकारी पढ़ा था, अस्थियां काम क्या करती ये भी पढ़ा, अस्थियां हमारे शरीर में क्यों जरूरी है, अस्थियां किस किस से मिलकर बनी हुई है, अस्थियों के कितने प्रकार थे, ये सारी चीजें, चित्र भी देखा था हमने, ठीक है ना। तो हम बात कर रहे हैं कि ऐसा एक सामान्य विज्ञान पढ़ने का फॉर्मूला होता है भाई, बेसिक मेथड होता है। पढ़ो आप कहीं से भी, लेकिन अच्छे से पढ़ो, ढंग से पढ़ो, डायरेक्शन में पढ़ो, उससे आपके क्या होंगे, कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो ये मैं बात कर रहा था भाई। तो अपन कहाँ चल रहे थे, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत के अंदर। अब अपन बात करते हैं भाई कार्बोहाइड्रेट के प्रकार के बारे में। किसके बारे में? कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। तो हेडिंग लगाओ, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। और कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार का होता है भाई? यह 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। यह 3 प्रकार कौन कौन से है? तो हमने बेसिक पढ़ा है सर कि कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार का कौन कौन सा होता है। जिसमें एक आ जाता है मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। क्या आ जाता है? मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड्स और पॉलीसेकेराइड। तो यहाँ पे लिखो, सबसे पहले क्या लिखना है? कार्बोहाइड्रेट। क्या लिखना है आपको? कार्बोहाइड्रेट। ये लो भाई, कार्बोहाइड्रेट। ये आ गए अपने बीच में कार्बोहाइड्रेट जी। अब कार्बोहाइड्रेट जी को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्या आ जाएगा? सबसे पहला आ जाएगा मोनोसेकेराइड। उसके बाद अगर अपन बात करें तो क्या आ जाएगा? डाई सेकेराइड। और एक आ जाता है आपका पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड। चलो भाई। तो बात करें अगर अपन मोनोसेकेराइड से डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड के बारे में, कि सर मोनो का मतलब होता है एक, डाई का मतलब होता है 2, और पॉली का मतलब होता है बहुत सारे। तो सर यहाँ से हमें पता चल रहा है
कि मोनोसेकेराइड्स को हम कहते हैं कि वो एक ही प्रकार के कार्बन के अणुओं से बना होता है। और डाइसेकेराइड्स की अगर अपन बात करें तो वो एक से अधिक यानी दो अणुओं से मिलकर बना होता है। और पॉलीसेकेराइड की अगर अपन बात करें तो खूब सारे कार्बन के अणुओं से मिलकर बना होता है, इसलिए हम उसको पोली यानी पोली का मतलब होता है बहुत सारे, तो पॉलीसेकेराइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं अपन उसको? पॉलीसेकेराइड कहते हैं। तो सबसे पहले इसमें हेडिंग लगाओ भाई मोनोसेकेराइड। क्या हेडिंग लगाओगे इसमें? मोनोसेकेराइड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग लगाओ मोनोसेकेराइड। और इसमें अपन क्या लिखेंगे? सामान्य जानकारी में, सामान्य जानकारी में लिखने वाले हैं कि यह एक ही प्रकार के कार्बन के अणुओं का बना होता है। क्या होता है? यह एक ही प्रकार के कार्बन के अणुओं से मिलकर बना होता है, मिलकर बना होता है, इसलिए इसे मोनोसेकेराइड्स मोनोसेकेराइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? मोनोसेकेराइड्स कहते हैं। ये आ गया भाई अपना। इसके बाद बात करें कि यह सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होता है क्योंकि इसके अंदर एक ही प्रकार का कार्बन होता है, तो यह सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है? सबसे सरल। तो सबसे सरल कौन सा होता है भाई? सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट कौन सा होता है? सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होता है मोनोसेकेराइड। कौन सा होता है? मोनोसेकेराइड। और इससे थोड़ा ऊपर कौन सा हो जाएगा? डाई। और सबसे जटिल की बात करें तो कौन सा हो जाएगा भाई? पॉलीसेकेराइड जो है वो सबसे जटिल हो जाएगा। फिर अपन बात करें कि सर इसका क्या रोल होता है, तो इसका रोल यही होता है कि पाचन की क्रिया में इसको अपन अंतिम रूप से प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं? अंतिम यानी सबसे लास्ट में इसको प्राप्त करते हैं। तो लिखो नोट्स में कि पाचन की क्रिया में, पाचन की क्रिया में इसे सबसे अंत में प्राप्त करते हैं, सबसे अंत में प्राप्त करते हैं। अब कैसे प्राप्त करते हैं उसके लिए आप पाचन तंत्र की क्लास में छोटी आंत पढ़ाई थी। छोटी आंत का काम होता है पाचन करना, अवशोषण करना, तो वहां से आपको समझ में आएगा कार्बोहाइड्रेट किस प्रकार से हमारे शरीर में हमें प्राप्त होता है और वहां से हमें ऊर्जा मिलती है। अब अपन बात करें भाई कि मोनोसेकेराइड्स के एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं। तो मोनोसेकेराइड के एग्जाम्पल की अगर बात करें यानी उदाहरण की बात करें तो इसके अंदर क्या आ जाता है? इसके अंदर आ जाता है ग्लूकोज। क्या आ जाता है भाई? ग्लूकोज आ जाता है। और ग्लूकोज के बाद अगर अपन बात करें तो इसमें फ्रक्टोज आ जाता है। क्या आ जाता है? ये आ गया फ्रक्टोज। और इसके बाद बात करें तो गैलेक्टोज। क्या आ जाता है? गैलेक्टोज। तो ये तीन इसके उदाहरण में आ जाते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर आपको मिल जाए कि निम्न में से मोनोसेकेराइड का उदाहरण है, तो वहां पे ग्लूकोज मिले तो ग्लूकोज पे टिक लगाना, फ्रक्टोज पे लगाना और गैलेक्टोज पे लगाना। इसके बाद बात करें भाई कि सर क्या ग्लूकोज भी सरल कार्बोहाइड्रेट होता है? हाँ, सरल कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज होता है। इसका कारण है भाई, इसका कारण क्या है कि कि अगर आप कभी हॉस्पिटल गए हो, आप बीमार पड़ते हो, तब हॉस्पिटल जाते हो तो आपके डॉक्टर क्या करते हैं? ग्लूकोज लगाने का कहते हैं कि ग्लूकोज लगाओ, इसको ग्लूकोज लगाओ। और ग्लूकोज जो होता है सरल कार्बोहाइड्रेट होता है, यानी आसानी से आपके शरीर में पच सकता है। तो हम जब बीमार रहते हैं तो हमारे शरीर के पूरे पुर्जे हिले हुए रहते हैं, तो उस समय कोई आपको ये थोड़ी कहेंगे कि पिज्जा खाओगे या मैगी खाओगे या बर्गर खाओगे। उस समय आपको ग्लूकोज चढ़ाते हैं कि ग्लूकोज क्या करता है? सरल कार्बोहाइड्रेट होता है, इसलिए वो आपके ग्लूकोज ही चढ़ाते हैं ताकि ये आराम से पाचन हो सके इसका। है कि उसकी जगह आपको अगर हेवी डाइट दे दे कि सर तंदूर की रोटी या पालक पनीर की सब्जी या पनीर शाही सब्जी, तो ऐसे नहीं करते भाई। फ्रक्टोज की बात करें तो ये फलों में पाए जाते हैं, इसलिए बीमार होते हैं तो हम फल भी खाते हैं, ठीक है। और ग्लैक्टोज की बात करें
तो ग्लैक्टोज हमारे शरीर में अगर बात करें कि लीवर और वहाँ यकृत के पास पाया जाता है। हाँ तो अगर अपन बात करें कि ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या काम करता है, तो ग्लूकोज हमें तुरंत एनर्जी देता है। क्या देता है? ग्लूकोज हमें, ये ग्लूकोज हमें तुरंत एनर्जी देता है। क्या देता है? तुरंत ऊर्जा, तुरंत ऊर्जा देता है। और इसके फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला आपको सबको पता होगा, C6H12O6 किसका फॉर्मूला होता है? ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। और ग्लूकोज को और क्या कहा जाता है? तो ग्लूकोज को कहा जाता है शरीर का ईंधन कहा जाता है। शरीर का ईंधन कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है भाई? इस ग्लूकोज को शरीर का ईंधन कहा जाता है। इसके बाद बात करें अपन कि फ्रक्टोज क्या होता है, तो फ्रक्टोज भाई सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा होती है। यानी इसके अगर फ्रक्टोज की अपन बात करें, ये लो फ्रक्टोज, तो फ्रक्टोज क्या होती है भाई? कि फ्रक्टोज होती है सर, ये होती है सबसे मीठी शर्करा होती है, सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा होती है। ये लो भाई, सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा क्या होती है? फ्रक्टोज होती है। हाँ फिर अपन बात करें कि ये कहाँ पे पाई जाती है, तो यह फलों में पाई जाती है। तो फल जो मीठे होते हैं ना भाई, फल अंगूर जो खाया आपने वो मीठा होता है ना, वो इसी के कारण होता है। और इसको अपन और क्या कहते हैं, तो इसको शहद की शर्करा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शहद की शर्करा भी कहा जाता है इसको। तो शहद की शर्करा किसको कहा जाता है? फ्रक्टोज को कहा जाता है। शरीर का ईंधन किसको कहा जाता है? ग्लूकोज को कहा जाता है। अगर अपन बात करें भाई, अगर अपन बात करें किसकी, हम बात करें अगर गैलेक्टोज की, किसकी बात करें? गैलेक्टोज की बात करें, एक चीज आपने नोटिस की होगी भाई कि जिसके पीछे ओज लिखा हुआ है, जिसके पीछे ओज आ रहा है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, तो वो सारे के सारे क्या है भाई? वो कार्बोहाइड्रेट हैं। क्या है? कार्बोहाइड्रेट। तो अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए, निम्नलिखित में से कार्बोहाइड्रेट नहीं है, और ऑप्शन में दे दे आपको ओज ओज लगा हुआ और एक वर्ड दे दे जिसपे ओज नहीं लगा हुआ, तो हमें पता चल जाएगा कि अब हम आसानी से पता लगा सकते हैं कौन कार्बोहाइड्रेट है और कौन नहीं है। हाँ गलेक्टोज की बात करें तो भाई ये प्रकृति में जो है अन्य शर्करा के साथ मिलकर पाया जाता है। तो यह प्रकृति में अन्य शर्करा के साथ मिलकर पाया जाता है। अन्य शर्करा के साथ मिलकर पाया जाता है। तो सर ये किस में पाया जाता है? तो जो बेटा आप क्रीम जो क्रीम खाते हो ना, आइसक्रीम खाते हो, दूध खाते हो, ठीक है ना, मिल्क खाते हो, हाँ आइसक्रीम, दूध, दही, मक्खन, यानी जितने ही सारे आप क्या खाते हो, डेयरी उत्पाद, डेयरी उत्पाद जो आप यूज लेते हो खाने के लिए, उन सभी में ये क्या होता है? ग्लेक्टोज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ग्लेक्टोज पाया जाता है। तो मोनोसेकेराइड में आपको क्या याद रखना है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लेक्टोज। मोनोसेकेराइड एक प्रकार की सरल कार्बोहाइड्रेट होता है जो आसानी से जो आसानी से क्या हो सकता है? पाचित हो सकता है। और बात करें इसके एग्जाम्पल में तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लेक्टोज आ सकता है। ग्लूकोज को शरीर का ईंधन कहा जाता है। शहद की शर्करा फ्रक्टोज को कहा जाता है। डेयरी उत्पाद में कौन सा मोनोसेकेराइड प्राप्त होता है? तो ग्लेक्टोज प्राप्त होता है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। अब बात करते हैं भाई अपन डाइसेकेराइड के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? डाइसेकेराइड के बारे में तो दूसरी हेडिंग लगाओ, डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड, तो नाम से पता चल रहा है डाई का मतलब क्या होता है? दो, और दो क्या आएंगे इसमें? कार्बन के अणु। तो दो कार्बन के अणु से मिलकर
जो यौगिक बनता है उसको अपन क्या कहते हैं, उसको अपन डाइसैकेराइड कहते हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि जब दो मोनोसैकेराइड आपस में जुड़ते हैं तब जिस अणु का निर्माण होता है उसे डाइसैकेराइड कहा जाता है। तो इसकी डेफिनेशन लिखो कि जब दो मोनोसैकेराइड जुड़ते हैं तो डाइसैकेराइड का निर्माण होता है। क्या होता है? डाइसैकेराइड का निर्माण होता है। ये लो भाई। तो सर दो डाइसैकेराइड को आप जोड़कर दिखाओ। तो हम ग्लूकोज और फ्रक्टोज को अगर जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है? सुक्रोज बन जाता है। अगर अपन ग्लूकोज और किसको जोड़ें? फ्रक्टोज को जोड़ते हैं। किसको जोड़ते हैं? फ्रक्टोज को जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है भाई? तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज को जोड़ने पर सुक्रोज बन जाता है। क्या बन जाता है? सुक्रोज। तो यहाँ पे मैंने दो मोनोसैकेराइड को जोड़ा है। किसको जोड़ा है? दो मोनोसैकेराइड को जोड़ा है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज अभी पढ़ के आए ना। तो सर ग्लूकोज और ग्लूकोज को जोड़ेंगे तो क्या होगा? तो ग्लूकोज, ये आ गया भाई, ग्लूकोज और ग्लूकोज को जोड़ देते हैं। दो ग्लूकोज को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? वहां पे बन जाएगा माल्टोज बन जाएगा। क्या बन जाएगा सर? ग्लूकोज ही ग्लूकोज को जोड़ेंगे तो माल बन जाएगा, पीछे ओज लगाएंगे तो माल्टोज बन जाएगा। इसके बाद हमने सर ये भी पढ़ा है कि मोनोसेकेराइड में आपने ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गलेक्टोज के बारे में भी पढ़ाया था। तो ग्लूकोज और गलेक्टोज को जोड़ते तो क्या बनता है? तो जोड़ो भाई। आपने कहा तो जोड़ो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ये आ गया गैलेक्टोज। तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलता है तो क्या बन जाता है? लैक्टोज बन जाता है। क्या बन जाता है? लैक्टोज बन जाता है। और इस प्रकार से दो मोनोसेकेराइड कौन से सेकेराइड? दो मोनोसेकेराइड आपस में जुड़ते हैं तो क्या होता है भाई? डाइसैकेराइड का निर्माण होता है। क्या होता है? डाइसैकेराइड का फॉर्मेशन हो जाता है। ये लो भाई। समझ में आया ना भाई? ग्लूकोज और फ्रक्टोज के जुड़ने पे सुक्रोज बनता है और ग्लूकोज और ग्लूकोज के मिलने से माल्टोज बन जाता है और ग्लूकोज और गलेक्टोज के मिलने से लैक्टोज बन जाता है। फिर अपन बात करते हैं कि सर सुक्रोज से संबंधित कैसा क्वेश्चन आ सकता है? तो गन्ने और गुड़ की शर्करा को क्या कहा जाता है? सुक्रोज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको क्या कहते हैं? सुक्रोज की बात करें अपन तो ये क्या होती है भाई? गुड़ तथा गन्ने की शर्करा, गुड़ तथा गन्ने की शर्करा इसको कहा जाता है। और सुक्रोज को और क्या कहा जाता है? तो सर सुक्रोज को टेबल शुगर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको टेबल शुगर कहा जाता है। टेबल शुगर। तो ये आ गया, इसको टेबल शुगर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टेबल शुगर भी कहते हैं। इसके बाद अगर अपन बात करें कि सर माल्टोज किस में पाया जाता है? जो आपने कहा कि ग्लूकोज बना के माल बनाएंगे और कार्बोहाइड्रेट को ओज कहते हैं तो माल्टोज बनाएंगे। तो बताओ भाई, कमेंट करके बताओ भाई, माल्टोज किस किस में पाया जाता है? तो यह भाई किस में पाया जाता है? जौ, ज्वार, मक्का और अंकुरित अनाज, इन सब में माल्टोज पाया जाता है। किस में पाया जाता है? तो अगर अपन बात करें, एक तो आ गया जौ, ज्वार, मक्का, और क्या आ गया? अंकुरित अनाज। कौन सा अनाज? अंकुरित, जिसको अपन भिगो कर रखते हैं ना रात को और सुबह खाते हैं। बादाम को भिगो कर रखते हैं ना तो वैसे ही। हाँ। लैक्टोज की बात करें अगर अपन, तो लैक्टोज किस में पाया जाता है? लैक्टोज किस में पाया जाता है भाई? तो ये तो अपन ने पढ़ा था कि लैक्टोज दूध में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? दूध के अंदर पाया जाता है। तो ये सारी चीजें और इससे संबंधित क्वेश्चन आ सकता है भाई, दूध के अंदर कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? तो उसमें डाइसैकेराइड पाया जाता है।
और नाम क्या हो जाएगा उसका, उसका नाम हो जाएगा लैक्टोज। समझ में आया ना भाई? हाँ। इसके बाद बात करेंगे अपन पॉलीसेकेराइड के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? पॉलीसेकेराइड। हेडिंग लगाओ तीसरी, पॉलीसेकेराइड। क्या हेडिंग लगाओगे? 3 नंबर पे हेडिंग लगाना है पॉलीसेकेराइड के बारे में। कौन सी राइड? पॉलीसेकेराइड। कौन सी राइड भाई? पॉलीसेकेराइड। तो पॉलीसेकेराइड में नाम से पता चल रहा है, पॉली का मतलब क्या होता है सर? कि इसके अंदर कितने, दो या दो से अधिक, यानी हम अधिक मोनोसेकेराइड की बात करते हैं। और ये एक जटिल शर्करा होती है, क्योंकि भाई दो या दो से अधिक संरचनाएं जुड़ेगी तो जटिल संरचना बननी है। तो क्या लिखेंगे इसमें कि दो या दो से अधिक मोनोसेकेराइड के जुड़ने से जिस यौगिक का निर्माण होता है उसको क्या कहते हैं? उसको पॉलीसेकेराइड कहा जाता है। तो लिखो इसमें कि जब दो या दो से अधिक पॉलीसेकेराइड आपस में जुड़ते हैं तो बनने वाले यौगिक को क्या कहते हैं भाई? पॉलीसेकेराइड कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलीसेकेराइड। हाँ। यहाँ पे भाई पॉलीसेकेराइड नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा मोनोसेकेराइड। क्या आएगा भाई? मोनोसेकेराइड। तो इसको काट के सही कर लेना कि दो या दो से अधिक मोनोसेकेराइड जुड़ेंगे। पॉलीसेकेराइड जुड़ गए तो क्या हो जाएगा? बवाल मच जाएगा, खूब सारी जटिल संरचना बन जाएगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह एक क्या होता है भाई? यह एक जटिल यानी कॉम्प्लिकेटेड, क्या होता है? कॉम्प्लिकेटेड यौगिक होता है। क्या होता है? जटिल यौगिक होता है। लिखो भाई। हाँ। ये क्या काम करता है? जब जटिल होता है तो काम भी इसका जटिल होगा। तो ये काम करता है, ये भोजन को स्टोर करने का काम करता है। तो लिखो, यह भोजन को यह भोजन को संचित करने का काम करता है। क्या करता है? संचित करने का काम करता है। संचित यानी स्टोर करने का काम करता है। क्या करता है? स्टोर करने का काम करता है। ठीक है। इसके बाद अगर अपन बात करें भाई कि इसके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं, पॉलीसेकेराइड के एग्जाम्पल, तो इसमें लिखो पॉलीसेकेराइड के उदाहरण। तो पॉलीसेकेराइड के उदाहरण की अगर बात करें तो उसमें आ जाता है भाई स्टार्च। क्या आ जाता है? स्टार्च आ जाता है। इसके साथ अगर अपन बात करें तो सेल्यूलोज। क्या आ जाता है? सेल्यूलोज आ जाता है। सेल्यूलोज आ गया। इसके अलावा अगर अपन बात करें ग्लाइकोजन आ जाता है। क्या आ जाता है? ग्लाइकोजन आ जाता है। और इसके अलावा काइटिन आ जाता है। क्या आ जाता है? ग्लाइकोजन तथा काइटिन। क्या आ जाता है? काइटिन। काइटिन कवक के अंदर पाई जाती है भाई। कवक के अंदर पाई जाती है ये। तो स्टार्च की अगर अपन बात करें तो ये किस में पाया जाता है भाई? यह पाया जाता है पौधों के अंदर। किस में पाया जाता है? ये प्लांट्स में पाया जाता है, यानी पौधों में पाया जाता है। और सेल्यूलोज की बात करें तो ये भी पौधों में पाया जाने वाला क्या होता है? पॉलीसेकेराइड होता है। तो ये भी पौधों में पाया जाता है अभी। फिर हम बात करें ग्लाइकोजन की, तो ग्लाइकोजन जो होता है भाई, ग्लाइकोजन किस में होता है? तो यह यकृत और मांसपेशियों में स्टोर होता है। किस में होता है? यकृत और मांसपेशियों में, यानी यह यकृत तथा मांसपेशियां यकृत तथा मांसपेशियों में स्टोर होता है।
ठीक है। और काइटिन की बात करें तो ये कवक, काइटिन क्या होती है? कवक की कोशिका भित्ति होती है। क्या होती है? कवक की कोशिका भित्ति होती है। क्या होती है? कवक की कोशिका भित्ति होती है। क्या होती है भाई? कवक की कोशिका भित्ति। हाँ, तो एक बार देखो अपन बात करते हैं कि यहाँ पे जो हमने ये चीज पढ़ी थी कि हमारा कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार का होता है, उसमें हमने क्या पढ़ा था? यह पढ़ा कि सर एक हो जाता है मोनोसेकेराइड। क्या हो जाता है? मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। अब भाई आपको याद क्या रखना है? यहाँ से याद यही रखना है कि इनके एग्जाम्पल से लेके क्वेश्चन आ सकता है आपके पास। एग्जाम्पल से लेके क्वेश्चन क्या आ सकता है कि सर मोनोसेकेराइड के एग्जाम्पल में ग्लूकोज आ जाता है। क्या आ जाता है? ग्लूकोज आ जाता है, फ्रक्टोज आ जाता है। क्या आ जाता है? ग्लूकोज आ जाता है, फ्रक्टोज आ जाता है। और इसके अलावा हमने पढ़ा था डेयरी उत्पाद में इसमें क्या मिल जाता है? गैलेक्टोज। ये आ गया गैलेक्टोज। तो ये 3 चीजें आपको क्या करनी है भाई? मोनोसेकेराइड के अंदर याद रखनी है। और डाइसेकेराइड की अगर अपन बात करें तो सर डाइसेकेराइड में हमने क्या बनाया था? हमने बनाया था सुक्रोज बनाया था। क्या बनाया था? सुक्रोज बनाया था। फिर माल बनाया था। माल से हमने क्या बना दिया? माल्टोज बनाया था। क्या बनाया था? माल्टोज बनाया था। और दूध में जो पाया जाता है लैक्टोज बनाया था। क्या बनाया था? लैक्टोज बनाया था। तो ये तीनों चीजें यहाँ पे आपको याद रखनी है। और फिर अगर अपन बात करें कि पॉलीसेकेराइड में आपको याद क्या रखना है, तो पॉलीसेकेराइड में आपको अभी हमने पढ़ा है स्टार्च के बारे में पता होना चाहिए। स्टार्च पाया जाता है पौधों में। फिर हम बात करें सेलुलोज, कौन सा लोज? सेलुलोज के बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा बात करें अपन तो ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन और काइटिन के बारे में, काइटिन के बारे में पढ़ा, जिसको कवक की कोशिका भित्ति कहा जाता है। तो यह आप इन उदाहरणों को इंपॉर्टेंट लगाना ना भाई। इसी से क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव टाइप का कि निम्नलिखित में से मोनोसेकेराइड है या डाइसेकेराइड है या पॉलीसेकेराइड है। तो इन सारी चीजों को याद रखना है। तो ये इस प्रकार हमारा भाई कार्बोहाइड्रेट जो है वो पूरा होता है यहाँ पे। और कल अपन नेक्स्ट पोषक तत्वों के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। मैं इन सभी पोषक तत्वों को अलग अलग क्लास में पढ़ाऊंगा, क्योंकि सारे के सारे एक साथ मैंने पढ़ा दिए तो ये मिक्सअप हो जाएंगे भाई। इसलिए हम इनको टुकड़ों में तोड़कर, कभी कभार हमें टुकड़ों में तोड़कर भी पढ़ना चाहिए, एक साथ नहीं पढ़ना चाहिए। तो कमेंट करके जरूर बताना भाई आप सभी को मेरी क्लास कैसी लगी। और क्लास अगर आपको अच्छी लगी तो आप लाइक करें और कमेंट करें। मैं सारे कमेंट आपके देखता हूं, मुझे कुछ सीखने को मिलता है आपके कमेंट से। और जो आपको कुछ कमी लगती है तो मैं उस कमी को भी पूरा करने की पूरी कोशिश करता हूं। और ताकि नए सेशन में आपको नए वीडियो में अच्छे तरीके से और एक्सप्लेन करके आपको समझा सकूं, ताकि आप लोग सामान्य विज्ञान से टेंशन ना लो, नहीं घबराओ और सामान्य विज्ञान में बढ़िया से मार्क्स लेके आओ, जिससे आपका सिलेक्शन हो सके। बेस्ट ऑफ लक, ऑल द और थैंक यू।